आज ईद का मुबारक त्योहार भी है। 30 दिन के व्रत के बाद, रोजे के बाद आज एक बार फिर ईश्वर की कृपा से देश के केवल हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब समुदायों के भाई बहन आज ईद के इस मुबारक त्योहार को जो मोहब्बत, कुर्बानी, त्याग, परस्पर भाईचारे के लिए जाना जाता है, उसको मना रहे हैं। देश में सब, न केवल अल्पसंख्यक पर सब देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और साथियों, आज खास तौर से उत्तर भारत में, जिसे हम बहुत चाव से मनाते हैं, आज अक्षय तृतीया का पर्व भी है। आप सबको उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जिसे आखा तीज कहते हैं हमारी खड़ी बोली में, अक्षय तृतीया को, उसके बारे में कहते हैं कि जो क्षय है वो कभी अक्षय नहीं हो सकता। पर आज के दिन नया व्यापार शुरू करना उत्तर भारत के कोने कोने में खास तौर से बहुत शुभ माना जाता है। पर दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार देश के सबसे बड़े व्यापार को अक्षय तृतीया के ऐन मौके पर बेच रही है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संजोया था और फिर ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ईंट, एक एक रोड़े से बनाया था, जो इस देश की मलकियत है। साथियों, LIC का नारा है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो हम मोदी जी से पूछ रहे हैं, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? सच यह है कि माले मुफ्त दिलो बेरहम, यह एक पुरानी इस देश की कहावत है। दशकों से 140 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई, वह कर से खड़ी की गई कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, फायर सेल में मोदी जी बेच रहे हैं। उनको दोनों हाथों से बेरहमी से लुटा रहे हैं। और अब बारी आई है LIC जैसी सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी कंपनी की। इसका अवमूल्यन कैसे हो गया? 2 महीने में ही देश की सबसे बड़ी संस्था, जिसमें 30 करोड़ देशवासियों का हिस्सा है, 30 करोड़ देशवासियों का, अगर एक परिवार में आप 4 सदस्य मान लें तो 120 करोड़ देशवासी हो गए। एवरेज मैंने औसत लगाई है, 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो अगर एक परिवार में 4 सदस्य मान लें तो आप यू आर लुकिंग एट 120 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया गेटिंग डायरेक्टली अफेक्टेड। टू पुट इट वेरी वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, माय फ्रेंड्स, why confidence and trust of 30 crore LIC policy holders is being undervalued at much less than the market value of Life Insurance Corporation. We all know that LIC was founded on 1st September 1956 by Pandit Jawaharlal Nehru, by Sardar Vallabhbhai Patel, by the then Congress government, and has been built brick by brick as India's biggest company. It is an insurance giant and a crown jewel. On 4th of May 2022, that is tomorrow, right on the eve of Akshaya Tritiya, which is supposed to be the day when you start new trades and businesses. But Modi ji is shutting it down on that day, or partially, I'm sorry, I stand corrected, partially disinvesting on that day.
Modi government is readying to launch a LIC IPO. Nothing wrong with it. It's part of disinvestment policy. We don't object to it. Let me say it at the outset. This is the biggest IPO in the history of Indian stock market. We also know. But the intent, purpose, and modus operandi of government's desperation to list LIC IPO despite lower valuations, omission to take into account key valuation indices, global uncertainties, and a volatile market is deeply intriguing and highly questionable. That's our only objection. LIC के बारे में कुछ तथ्य आइए जरूर जान लें। LIC के कुल एसेट्स सितंबर 2021 तक 39,60,000 करोड़ हैं, या अमेरिकी डॉलर 526 बिलियन, और LIC का स्टॉक पोर्टफोलियो 50,000 करोड़ है। क्योंकि ये तथ्य जानना जरूरी है जो मैं कह रहा हूं उसके लिए। दूसरा, LIC के पास 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। LIC की अप्रैल और सितंबर 2021 के बीच में इन्वेस्टमेंट से इनकम 3,35,000 करोड़ है। LIC देश के 13,94,000 परिवारों को रोजगार देती है, जिसमें 12,80,000 LIC एजेंट्स हैं और 1,14,000 एम्प्लॉइज हैं। LIC के देश में कुल 3,542 दफ्तर हैं। LIC दुनिया की 10वीं लार्जेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। This is what LIC is. Modi government must answer 4 questions. Number 1, why was the LIC valuation of rupees 12 to 14 lakh crore in February 2022 reduced to rupees 6 lakh crore in just 2 months? I'm repeating the question for you because it's important. Why was the LIC valuation of 12 to 14 lakh crore in February 2022 reduced to rupees 6 lakh crore in just 2 months? And there are 2 facets to it. Most experts have said, and I'm not really an expert, but most experts now say that LIC shares are now highly undervalued. While filing the prospectus in February 2022, 2 months ago, for this mega IPO, LIC disinvestment was aimed at 2.5 times the embedded value. This is important. I want to draw your kind attention. In Feb 2022, LIC IPO was assessed at 2.5 the embedded value. What is embedded value? Embedded value is the net worth of the company. If I was to just put it in one simple line, in a layman's language. Now the EIC valuation has been reduced to 1.1 times the embedded value. So 2.5 times, now 1.1 times. Only in 2 months. If I look at for comparisons, there is nobody as big as them, but still I will. The next comparable company in India is SBI Life or HDFC Life Insurance or ICICI Prudential Life. These are the 3 companies. And let's see what is the embedded value of them. HDFC Life Insurance is trading at 3.9 times the embedded value.
SBI Life is trading at 3.2 times the embedded value. ICICI Prudential Life is trading at 2.5 times the embedded value. But for LIC, you have kept the embedded value at 1.1. Second facet of this question is, since January, February 2022, share price of LIC has been pared down from about rupees 1100 per share, which government said it will be able to sell, to a price band now of rupees 902 to 949 per share. Government itself has reduced the price band by about 150 to 200 rupees per share of LIC. Many experts have come forward to say that by this reduction in embedded value, as also paring down of the share value, government or exchequer will lose 30,000 crore. That's what is important. That's why I was explaining all this to you. Many experts in the market are now saying that government is likely to lose 30,000 crore. Second question. Why did Modi government suddenly reduce the valuation of LIC as also the issue size after road shows in India and abroad? In February 2022, friends, Modi government conducted formal road shows for big ticket investors, for pension funds, for mutual fund, for investment corporations, for other such entities, and I'll name some. For example, like they did so because for like Capital Group, like Aberdeen Asset Management, for California University, for Abu Dhabi Investment Authority, for Government of Singapore Investment Corporation, for Canadian Pension Funds, for HSBC Mutual Fund, for Franklin Temple Fund. Idea was to pick up rupees 70,000 crore by selling a 5% stake in the company. That's important, please note. They said we'll sell 5% stake. We are doing these international and national road shows. We will pick up 70,000 crore of disinvestment target by selling 5%. This target has now been reduced to 21,000 crore by selling 3.5% stake. So both have been reduced. The disinvestment target, the money of Government of India that should have come back to Government of India, has been reduced from about 70,000 crore to 21,000 crore. And the total sale has been reduced by 1.5%, that is 5% to 3.5%. The reason for change of heart after the road shows abroad to revise the valuation drastically has also reduced the stake sale from 5.5% to 3.5% remains unknown. We don't know. Number 3. As I said right in the beginning, is Modi government ignoring LIC's key indices? High ROE, return on equity, among its global peers, other similar placed companies nationally, internationally. 2, compound annual growth rate of the company. And 3, net premium earned by the company. And 4, its market share in India. These are the 4 denominators when you start to value a company broadly. Let's have a look at these facets. In the financial year 2021, LIC's ROE, return on investment of shareholders, to put it very simply, was 82%.
I'm repeating it. In financial year 2021, LIC's return on investment ROE was 82%, which is the highest in the world. This is 4 times of its nearest competitor in the world, which is a Chinese company called Ping An Insurance. Ping An Insurance ROE was only 19.5% compared to 82% of LIC. Second facet. LIC's compound annual growth rate, and I try to look at it between financial year 16 to financial year 20, is 5.1%. So LIC's compound annual growth rate over these 4 years is 5.1%. This makes Life Insurance Corporation number 3 company in the world in the insurance sector with this kind of growth, compound annual growth rate. Thirdly, in financial year 2021, LIC was number 5 in the world. I'm not even talking about India. It was number 5 in the world in the net premium earned, with a premium of $56 billion. Next facet. In the financial year 2021, LIC's market share in the Indian market, after all, that's how you value a company, was 64% of total. So LIC alone was 64% of the entire Indian market for insurance. That's the kind of dominant position it has. The next insurance player is SBI Life. Its market share was only 8%. So 64%, 8%. That's the stark difference. This degree of market share makes LIC the number 1 company with a country insurance market share in the world. And last facet, LIC is also number 6, 6th largest in the world when it comes to assets under management. How many assets are under management of the company? It's number 6 in the world. The total value of these assets, as I said, is $526 billion or 39,60,000 crores. The reason for government undermining these key indices in arriving at the valuation is unknown. Again. Lastly, number 4. Why is government trying to sell LIC when domestic and global financial markets are in a turmoil? On account of Russia-Ukraine war, on account of a high economic volatility. The secretary in charge of public sector disinvestment recently said that government is putting temporarily on hold disinvestments in all PSUs on account of market volatility. Then why is LIC an exception to that rule? Is it not again part of the disinvestment process? India seeks answers to these on the occasion of Akshaya Tritiya. Any questions first on this subject and then on any other, you're welcome to ask. अच्छा, मैं पहले इस विषय पे ले लें, मैं फिर दूसरे पे आपसे. I hope that it remains so. I don't know. And if they are saying
presume it to be correct. But my question is of a different nature. Even if government was to hold 51%, by all means it should hold and let it continue to hold. But can I sell 49% at an undervalued price? Because moment I sell some share, even 0.5% at an undervalued price, then the value of the remaining 99% also goes down. You get my point, the point that I'm trying to make. My submission before all of you and people of this country is, LIC belongs to people of India. It belongs to you. I am a policy holder. I am 100% certain you are also. So it belongs to you and me also. And it belongs to those 30 crore families of India. And that's why I said the average size, even if you take it as 4 or 3, if 3 then it's 90 crore people, 4 then it's 120 crore people. So virtually LIC is in every household. I'm certain that all of us sitting here, in our families we have taken LIC policies. So we are all owners of LIC in some way or the other. And I did not want to go into that technicality, which I'll brief you separately, how they amended the act and how it has affected all of us, but that apart. If value of my asset is undervalued, should I not be concerned? That's all. In layman's language, that's my simple question. If 2 months ago you were saying we will collect 70,000 crore by selling 5%, why have you reduced the target after 2 months from 1100 expected price to 900 expected price? 900 to 949 is the price band. And why have you reduced the embedded value when the comparable much smaller companies are trading at between 3.5 to 2.5 of the embedded value? It affects me also. It affects your viewers also. It affects your readers also of the newspapers. And it affects each one of you standing behind the cameras and sitting in front. So that's a concern that I'm putting on plate, which Government of India needs to address. That's all. जी, मैं उस पर आ रहा हूँ, एक बार ये खत्म कर लो. You want to ask on LIC? Okay. Any other questions on this subject, and then we will go elsewhere. मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूं, फिर आप और पूछ लीजिए. राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए. और वहां से जब प्रधानमंत्री गए थे तो पठानकोट में क्या हुआ था आप सबको मालूम है. आदरणीय मित्र, जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून यह था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते. श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए. आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है. हो सकता है कल परिवार रखना
क्योंकि आरएसएस को ये बात पसंद नहीं है। गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। तो आप और आपकी एजेंसी जरूर ट्वीट करके बता दीजिएगा, ताकि फिर हम अपना स्टेटस उस प्रकार से बदल लें। यस यस। Shri Rahul Gandhi has not gone as an uninvited guest like Prime Minister Modi went to Pakistan to celebrate birthday and cut cakes for the then Pakistan PM Nawaz Sharif. Shri Rahul Gandhi has gone to a friendly country, Nepal, to participate in a private marriage function of a friend. By chance, the friend also happens to be a journalist. So I think they are also abusing your fraternity. Please don't mistake it. And do pardon me. Last, when I checked, having a family in this country, having friends in this country, having attending marriage engagement ceremonies is a matter of our culture and civilization. It has still not become a crime in this country to be married, to be friends with someone, or to attend their marriage celebration. Maybe after today, Prime Minister Modi may decide and BJP may decide it is illegal to attend a marriage. They may say it is a crime to have friends or participate in family functions. But do let me know so that we all change our status and habits and civilizational practices of attending marriages of friends as also family members. Thank you. जी साथियों, इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र उल जलूल बचकाना बातें कर देश के मुख्य धारा के मुद्दों से ध्यान भटकाते। माननीय प्रधानमंत्री या मुख्तार अब्बास नकवी या बीजेपी के मंत्रीगण तब नहीं बोलेंगे जब भिवानी में एक नौजवान फौज की भर्ती 3 साल से न होने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेगा बेरोजगारी के चलते। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण तब कुछ नहीं कहेंगे जब देश की संसद के सामने एक किसान फंदा लगाकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। क्या मुख्तार अब्बास नकवी को नौकरी मिलने से पूरे देश को रोजगार मिल गया? क्या भाजपा की आय 8,300 करोड़ होने से पूरे देश के पास संसाधन हो गए? भाजपा के नेताओं से मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करूंगा, थोड़ा सा झांक कर तो देखिए अपने अपने इलाकों में। 8% तो बेरोजगारी की दर और लगभग 10% शहरी बेरोजगारी की दर है। हरियाणा सरीखे भाजपा शासित प्रांतों में बेरोजगारी की दर 34-35% है और इसमें भाजपा कांग्रेस का सवाल ही नहीं। मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं, हो सकता है हमारे किसी प्रांत में भी हो। सवाल यह नहीं, सवाल यह है कि सरकार तो एक महीने में जीएसटी से 1,67,000 करोड़ रुपए कमाकर हाईएस्ट रिकॉर्ड हमारे से टैक्स वसूली का स्थापित करती है और देश के 45 करोड़ लोग रोजगार ढूंढना ही बंद कर देते हैं। 84% की आय घट जाती है। पूरे देश में बिजली हो, रोजगार हो, महंगाई हो, उसका हाहाकार मचा है। और अगर कोई बिजली की कमी, महंगाई
बेरोजगारी के बारे में कहे तो आप उसे गालियां देते हैं। जिम्मेवारी कर्तव्य उनका है जो 8 साल से सत्ता में हैं और 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर सत्ता में आए थे। आज जवाब दीजिए, 16 करोड़ रोजगार कहां गए जो आपको देने थे? 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया नहीं, 25 करोड़ का रोजगार छीन लिया। और सवाल हमसे पूछते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, सब काम बंद कर दीजिए, एक आपात बैठक बुलाइए अपने मंत्रिमंडल की और अगले 24 घंटे में इस देश में अगले 30 दिन में 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करने का ब्लूप्रिंट दीजिए, ताकि आए दिन बेरोजगार नौजवानों द्वारा फंदा लगाकर मौत की घाट उतर जाने की खबर अखबार और टेलीविजन की सुर्खियों से आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। आदरणीय मित्र, जैसा मैंने कहा कि उनको अब पत्रकारों को गाली देने में भी आनंद आने लगा है। आज सवाल क्या है देश के सामने? आज सवाल यह है कि भीषण गर्मी में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार कोयला जो है वो बिजली के प्लांट तक नहीं पहुंचा पा रही। हमने 3 दिन पहले आंकड़े दिए थे, 64,000 मेगावाट के बिजली के प्लांट बंद पड़े। इस देश के लगभग 180 बिजली प्लांटों में से 150 और 60 बिजली प्लांटों में या 0% कोयला है या 25% तक कोयला बचा है। उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप 1,67,000 करोड़ की टैक्स वसूली तो कर रहे हैं, पर 45 करोड़ लोग इतने हताश और लाचार हो गए कि वो रोजगार ढूंढना बंद कर चुके हैं। इसका जवाब क्यों नहीं देते? देश में 84% घरों की आय तो कम हो गई, पर आपके एक मित्र जो हैं वो देश के दुनिया के सबसे 7वें बड़े अमीर आदमी बन गए, 1,000 करोड़ रुपया हर रोज कमाते हैं। इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि देश के लोग दूध क्यों नहीं खरीद पा रहे, दाल क्यों नहीं खरीद पा रहे, सब्जी क्यों नहीं खरीद पा रहे, शिकंजवे क्यों नहीं पी पा रहे? जिस देश में नींबू की शिकंजी पीना दुर्लभ हो गया हो, इसी हफ्ते जब मैं गया तो मेरे घर के पास हमारे इलाके में प्रांत में एक गन्ने का जूस निकालने वाला खड़ा है। उसने बोर्ड लगा रखा था, गन्ने का जूस 10 रुपए गिलास, नींबू डलवाना हो तो 20 रुपया गिलास। यह मजाक नहीं है, इस देश की वास्तुस्थिति है। पर आपको राहुल गांधी जी को गाली देने से फुर्सत मिले, वो प्रधानमंत्री हूं या भाजपा के नेता हूं, बेच LIC आप रहे हैं जो हमने बनाई, कांग्रेस ने बनाई, देश ने बनाई, देशवासियों ने बनाई। पेट्रोलियम कंपनियां आप बेच रहे हैं, टेलीकॉम कंपनियां आप बेच रहे हैं, आसमान के जहाज से लेकर टेलीफोन की तरंगों से लेकर जमीन के नीचे पाताल में कोयले तक सब मोदी जी ने बोली पर लगा रखा है। और सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। रंजीता जी, ये मामला इस समय सब जुडिस है। हेमंत सोरेन जी ने कुछ गलत नहीं किया, यह हमारा मानना है। प्रथम दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है, परंतु चुनाव आयोग ने जो जवाब मांगा है वो उसका जवाब देंगे। कानून और संविधान की एक प्रक्रिया है, हम उसे पूरा कर लेंगे। पर एक बात मैं आपसे जरूर पूछूंगा आदरणीय मित्र, आप हेमंत सोरेन जी से सवाल पूछना है पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो जवाब देंगे। पर कम से कम ये तो बता दीजिए
कि आप जो पूरे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, उसका क्या जवाब है? सो आई विल कम टू यू. Selling jobs on sale is the motto of the BJP governments across India. Today only, HCS exams and dental exams, class 1 officers exams, issues of both of which I had raised, because the secretary of the Haryana Public Service Commission was caught red-handed accepting crores of rupees. After 7 months, after our protest, government had to cancel those selections. What has happened to the selections in Government of India? How lakhs of children have repeatedly agitated before the various selection agencies. SSC scam in India is still fresh in our memory. Railway recruitment exam scams are still fresh in our memory. For the children have just been released from jail for protesting against BJP governments. And now the police sub-inspector recruitment scam of Karnataka has shown the malice of corruption has reached the highest echelons of power in Bommai government. Now, the allegations reflect that the Home Minister of Karnataka or his family members are directly or indirectly involved in the scam. Why does he still continue as Home Minister? Those meant for protecting the people, those meant for ensuring transparency in exams of police, which is supposed to uphold the law and order, are now themselves being accused of rampant corruption. For Bommai government is synonymous with 40% commission government. It's a corrupt government in Karnataka. It's a 40% commission government in Karnataka. You speak about any tender, even the saints and seers of Karnataka have come forward and said, even the grants that they receive, they have to pay 40% commission to BJP government. Chief Minister Bommai could not refute it. A contractor, Mr. Patil, committed suicide. Mr. Santosh Patil. Because 40% commission was demanded from him. In the cooperative sector, in the Milk Federation in Karnataka, 40% commission allegations have come forward. In the transport sector in Karnataka, 40% commission have come forward. 50,000 contractors of Karnataka have been writing to Prime Minister and protesting, saying that all of them have to pay 40% commission. So it's a corrupt Bommai government that has to be sacked. And Home Minister must be sacked forthwith. My friend, you must also take note of another BJP MLA who I also think is a minister, who is saying that if there are ditches in the road and people can't walk, say don't pay attention to the ditches or lack of development, say we are a Hindu Rashtra. Hinduism is humanity. Hinduism is compassion. Hinduism is respect for all religions. Hinduism is not a tool for division. Only children of Godse or the successors of Godse can give you such perverted explanation by disrespecting and dishonoring the tenets of Hinduism. Thank you.
हमने आपको सबसे पहले कहा पूछने को, आपने पूछा नहीं। कांग्रेस नेतृत्व ने श्री हार्दिक पटेल से बात की है। इससे ज्यादा इस समय यहां से इस मंच से कहना अनुचित होगा। आप कृपया करके जो हमारे प्रभारी हैं रघु शर्मा जी, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपके सवालों का जवाब देंगे। आशीष, आई कम टू यू, देन आई कम टू यू, देन आई गो टू रवि। मैम, आई कम टू यू। Can I answer this? Then I'll forget this. देशवासियों, आज अक्षय तृतीया, आज ईद, आज भगवान बसवन्ना की जयंती, आज भगवान परशुराम जी की जयंती। इस मौके पर हिंसा को हम कड़े से कड़े शब्दों में उसकी निंदा भी करते हैं और खंडन भी। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होगा, अब समझ लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका है। अब उत्तराखंड में कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दंगे नहीं होंगे, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो गया। अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है, कर्नाटक है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अब जब तक यहां चुनाव नहीं होंगे, यहां हर रोज हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, हर रोज कुछ कोई ना कोई भड़काऊ बातें कहेगा और हर रोज झगड़े करवाएगा। मैं देशवासियों से कहता हूं, ये क्या है? जब चुनाव में 1 साल रह जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान का दंगा उस प्रांत में शुरू हो जाएगा, ताकि पूरे प्रांत को धर्म के आधार पर विभाजित कर वहां की तरक्की, वहां की बहदूदी, बढ़ोतरी, उस पर पर्दा डाला जा सके। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र के तहत वहां के अमन, चैन और शांति को भंग कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर प्रांत की शांति को भंग करके कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है। हम राजस्थान हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, हम इन सब प्रांतों के भाई बहनों को कहेंगे, भाजपा के षड्यंत्रकारी एजेंडा को पहचानिए। ये आपको रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर भड़काएंगे और लड़वाएंगे, ताकि आप गैस सिलेंडर इतना महंगा 1000 का क्यों है ये सवाल ना पूछ पाए, ताकि आप ये सवाल ना पूछ पाए कि मेरे बेटा या बेटी के पास रोजगार क्यों नहीं, ताकि आप ये ना पूछ पाए कि दाल जो है वो थाली से गायब क्यों हो गई, ताकि आप ये ना पूछ पाए कि आटा इतना महंगा क्यों है, ताकि आप ये ना पूछ पाए कि सब्जी जो है या नींबू की शिकंजी पीना दूभर क्यों हो गया। तो इन दंगों के पीछे, इन षड्यंत्रों के पीछे यही एक साजिश है। टू पुट इट वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश फॉर माय फ्रेंड, भारतीय जनता पार्टी has unleashed a sinister, hateful agenda in Rajasthan, as also in the other election going states of Gujarat, Himachal, Madhya Pradesh, Karnataka and Chhattisgarh. There will be no communal rights now in UP or in Uttarakhand, for the elections are over. BJP has served its agenda. Their agenda is to befool people. Their agenda is to divide people. Their agenda is to always do politics of Hindu, Musliman, Shamshan, Qabristan. Their agenda is to put religious and communal divide in the forefront so that the issues of inflation, of unemployment, of progress, of development
get relegated to the dustbin. They want that Hindus and Muslims should fight so that nobody asks Modi ji, where are the 15 lakhs in every account that you promised? They want Hindus and Muslims to fight in election going states so that people don't question them on the promise of 2 crore jobs a year. And where are the 16 crore jobs to be created over 8 years of Modi government? They want Hindu Muslims to fight so that you don't question them on the price of pulses, of food items, of atta, of vegetables, of milk, of edible oil. Then all these issues get relegated to the background. And from this platform I appeal to all fellow countrymen, particularly in the state of Gujarat, Rajasthan, Himachal, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Karnataka. Please do not fall prey to the agenda of communal divide, hate and polarization of the Bharatiya Janata Party government. Last question, sir. आदरणीय साथी, वो हर रोज आप मुझे बताइए, लाउड स्पीकर लगाने या हटाने से हमारी जिंदगी चलेगी? आपकी LIC तो वो बेच देंगे, आपको लाउड स्पीकर में उलझा लेंगे, आपकी थाली में तो दाल होगी नहीं, खाने में बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन होगा नहीं, सरसों तेल हो या पाम ऑयल हो, घर में उसकी तो आपकी धर्मपत्नी को, मां को, बहन को बचत करनी पड़ेगी क्योंकि उसका रेट हम दे नहीं सकते। डलवाने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं, भरवाने के लिए CNG नहीं, खरीदने के लिए रसोई गैस नहीं, क्या लाउड स्पीकर से वो आ जाएगी? भगवान की प्रार्थना करने के लिए जितना मैं समझ पाया हूं व्यक्तिगत तौर से, भगवान इंसान में है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरिजाघर हो, वो तो एक माध्यम है मेरे दोस्त, एकाग्रता का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूजा के जो स्थल हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि वो ईश्वर के प्रति सब जिंदगी के रोजमर्रा के विचार छोड़कर एकाग्रता लगाने का वो माध्यम है। पर भगवान को ढूंढने के लिए ना आपको मस्जिद में जाना, ना मंदिर में जाना, ना गिरिजाघर में जाना, ना गुरुद्वारे में जाना, क्योंकि भगवान तो आपके अंदर हैं। आप जो सामने बैठे हैं, आप में भी तो भगवान है। सृष्टि के कण कण के अंदर ईश्वर है। और जो लोग भगवान को लाउड स्पीकर लगाने और हटाने में ढूंढ रहे हैं, उन पर दया करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता के अंदर ही वो कहीं ना कहीं विकृता जो है वो छुपी है। धन्यवाद।